हेलो वेलकम बैक। अभी का टॉपिक मैं देखूंगा वेक्टर डायग्राम। ओके, वेक्टर डायग्राम क्या होता है सर? ये वेक्टर जो फेजर आप देखते हो ना, फेजर ड्रॉ करना है किसका? 3 फेज इंडक्शन मोटर का। नाउ फेजर कैसे ड्रॉ होगा सर? आपको इक्विवेलेंट सर्किट आना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट आएगा तो उससे फेजर अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फेजर ड्रॉ करेंगे ना, देखिए अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बाकी आपको फेजर डायग्राम आपको ट्रांसफार्मर जैसा ही दिखेगा, बट थोड़ा सा जो ट्विस्टेड है इसके लिए आपको एक बार फेजर पहले इक्विवेलेंट सर्किट को फिर से देखना है। यहाँ पे आइए सर, ट्रांसफार्मर में मैं बता रहा हूँ पहले, फिर देखिएगा, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, समझिएगा। ट्रांसफार्मर में जो है आपका वोल्टेज V1 और उसके रिस्पेक्ट में फेज ये अप्लाई फील्ड फ्लक्स जो है आपका, जो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स निकलता था, इन दोनों में मैग्नेटाइज करंट आप बोलते थे कि फ्लक्स के थ्रू मैग्नेटाइजिंग करंट से ही मैग्नेटाइज फ्लक्स बनेगा और कोर लॉस कंपोनेंट वोल्टेज के इन फेज में होगा, सो IW हुआ करता था। लेकिन यहाँ वाले में जो हम बनाएंगे सर, यहाँ पे φ होगा और यहाँ पे E होगा, V इससे आगे होगा, V इससे आगे होगा ना V1। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या हो रहा है? अब यहाँ पे जो इसका दोनों का एंगल बनेगा, इस बार IW यहाँ से और I म्यू यहाँ से, तो ये कैसे हो गया? ट्रांसफार्मर और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम दिखेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है इनकी चर्चा करेंगे। ओके, मैं ये हाईलाइट दिखा रहा हूं पहले, बाकी पहले मैं सर्किट दिखाता हूं पहले। फेज आपको इतना मच्छर हो रखा है ना चलिए ना, तो सर पहले अपन क्या करेंगे, इसका ना इक्विवेलेंट सर्किट दिखाते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान और रखना है कि चूंकि ट्रांसफार्मर की बात अगर करते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर में V1 लगभग बराबर होता है E1 के, क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है ना, और रिएक्टेंस ड्रॉप भी बहुत कम, उससे कम होता है। लेकिन जब मोटर जनरेटर की आप बात करोगे ना सर, तो V1 कभी भी E1 के बराबर नहीं होता। सो यही मेन डिफरेंस है। इसीलिए E1 जहां पे इंड्यूस्ड होता है वहीं के कोर में फेज में आपका ये कोर लॉस कंपोनेंट लॉस होता है। इनकी चर्चा होनी चाहिए। तो आइए सर, सबसे पहले अपने को इक्विवेलेंट सर्किट देखना पड़ेगा, देन अपन करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, देन अपने को फेजर ड्रॉ करना है। आइए सर, इक्विवेलेंट सर्किट में चलिए आइए सर, यहाँ पे अप्लाइड V1 है, यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज V1 है, ये आपका R1 है, ये X1 है, ये R0 है, ये X0। R0 मतलब यहाँ पे IW, I म्यू, I0 करंट। आइए सर, अब यहाँ का जो सेकेंडरी साइड है, रनिंग कंडीशन की अगर बात होती है सर, तो आपको एक चीज पता होगा, E2S × A2 लगता था। आप कभी देखना, जब हमने रोटर इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, तो रोटर जो इक्विवेलेंट सर्किट बना था वहां पे क्या था, S × E2, या फिर इसी को लिखा था E2R रनिंग कंडीशन के लिए। दो चीज में कोई भी एक लिख सकते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका रहेगा R2, और जब रिएक्टेंस की बात होगी तो ये होगा X दिस एंड ये सॉर्टेड। ओके, आइए सर, अब यहां पे बात होगी कि ये जो है, अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि यहां पे ये V1 जो है वो बराबर नहीं है E1 के, इसीलिए फेजर थोड़ा सा ट्रांसफार्मर से चेंज हो जाता है। आइए सर, इसकी चर्चा ही हो जाए।
देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है E1 फिर कौन सा है, देखिए यहाँ पॉइंट से ले लीजिए और यहाँ तक, ये आपका E1 है। ओके, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है ये आपका E1 है, ये E1 है। ओके, और ये E2 है। तो ध्यान से समझिएगा सर, E1 जो है, E1 के फेज में देखिए IW जो है ना, यहाँ पे समझना है, ये पहले जो ट्रांसफार्मर होता था V1 के फेज में IW होता था, क्योंकि ये और ये एकदम नेग्लिजिबल होते थे ट्रांसफार्मर में। लेकिन जब आप मोटर जनरेटर की बात करते हो तो ऐसे कंडीशन में, ये कभी फॉल्टी कंडीशन में सिस्टम ना अफेक्ट हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा इसका रिएक्टेंस रहता है और रेजिस्टेंस भी रहता है। सो ये ज्यादा होने के कारण जो ये होता है वो E1 नहीं होता। सो ये नहीं होने के कारण जो होता है, इसीलिए ये वोल्टेज अलग हो गया। सो आपका जो होता है IW कह सकते हो, कोर लॉस कंपोनेंट करंट जो होता है इज इन फेज विथ, बस इतना ही चेंज है, फेज विथ E1 के फेज में होता है, ना कि V1 के फेज में। ओके, और यहां पे कोई V1 बराबर अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, I1 R1 ड्रॉप प्लस E2 लिख देता हूं पहले, सॉरी E1 लिख देता हूं, प्लस I1 R1 प्लस I1 J इंटू X1। ओके, ऐसा वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, इसीलिए E1 के फेज में ही I1 आउट रहता है, V1 के फेज में नहीं होता। ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि ये चूंकि ड्रॉप नेग्लिजिबल होता है, जो इतना वोल्टेज वही E1 का वोल्टेज होता है, दैट्स वाई IW जो होता है इन फेज ऑफ V1 होता है, इसीलिए कर्व वहां पे थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ कर्व V1 का चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। नाउ अब मामला यहीं से हो गया। नाउ फेजर या वेक्टर कह सकते हो, फेजर की बात करता हूं या वेक्टर। अब देखिए इसका वेक्टर कैसे चलेगा सर, हमने फ्लक्स फील्ड लिया, फील्ड कौन, जो सप्लाई देने पे फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो सप्लाई देने पे सर फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, टेढ़ा तो नहीं दिख रहा, एकदम सीधा लेके चलना है सर, एकदम सीधा, ये ऊपर की ओर बढ़ गया, चलिए एकदम सीधा चलेंगे, ठीक है ना। फाई नाउ अब देखिए ये जो है फाई है, ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स है जो आप सप्लाई देते हो। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो स्पेस बढ़िया रखना पड़ेगा, स्पेस ज़्यादा चाहिए, तभी कर्व को बढ़िया से ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में सर E1 जो है, सीधा आ जाओ, जो E1 है वो उसके साथ जो डेवलप होता है मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होता है E1 के रेफरेंस से होता है। इस E1 के रेफरेंस से मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स आपका 90 डिग्री लैग करता है, इससे नहीं। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, E1 के थ्रू अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या है सर, यहाँ पे फाई है। नाउ अब मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स की बात कोई करेगा तो I म्यू ऑब्वियसली होता है, और जब कोर लॉस कंपोनेंट की कोई बात करेगा, इसकी लकीर थोड़ी सीधी नहीं बन रही है, क्या बात है, फिर नहीं बना, चलो अब सही है ना। अब देखिए सर, अब इसी E1 के फेज में कौन होगा सर, कोर लॉस कंपोनेंट। तो कोर लॉस कंपोनेंट IW इस बार हो गया ना। अब देखिए आई म्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा रखा, IW का कम, क्यों, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होता है और कोर लॉस करंट कम होता है। ना इन दोनों के रिजल्टेंट से कौन सा करंट बनता है सर, इन दोनों के नो लोड करंट, कौन सा, नो लोड करंट। तो सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर भी जैसे बनाते थे ट्रांसफार्मर में, वैसे आपको सर इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट को थोड़ा अलग कलर से कर देता हूं। तो इन दोनों के करंट से आपको रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा I0। अब क्या होता है, I0 और I1 डैश की मदद से क्या बनता है सर आपका, आइए यहां पे चलते हैं, यहां पे ये हो गया। नाउ
आपको पता है सर, यहाँ पे देखिए V1 कैसे बनेगा, E1 प्लस I1 R1 प्लस J इंटू I1 X1 से बनेगा। तो इसको भी बना लेता हूं मैं, E1 है, अब E1 में जुड़ेगा क्या, I2 R2 है ना, I2 R2। तो आपको सब I1 का मेन फेजर पहले पता होना चाहिए। तो I1 का मेन फेजर कैसे पता चलेगा सर, तो I1 का तो मेन फेजर सर इसके और वोल्टेज के साथ जो एंगल बनाएगा उसका फेजर होगा I1 का। तो चलिए सबसे पहले इसके और भी चीजों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। E1 का उल्टा कौन होगा सर, E1 का उल्टा कौन होगा, E2R, या इसको बोल सकते हैं S इंटू E2। E1 का उल्टा कौन होगा, E2R या S इंटू E2। क्लियर है, यहां पे ये बनेगा ना। अब मैं यहां बात करूं कि आपका फाइनल वैल्यू जो है वो कैसे आएगा। V1 जो होगा जरूर इनसे आगे बनेगा। तो V1 में कौन कौन सा कंबाइन हो रहा है, V1 में कौन कौन सा पैरामीटर कंबाइन हो रहा है, अब इनकी चर्चा करिएगा एक बार सर। तो V1 में जो पैरामीटर कंबाइन हो रहा है ना, E1 प्लस I1 R1 प्लस दिस वैल्यू। ओके, V1 में E1 प्लस I1 R1 प्लस दिस वैल्यू। आइए सर, तो अब आपका E1 तो हो गया, अब I1 कहां से बनेगा। तो सर I1 तो पहले आपको रिजल्टेंट चाहिए। सो I1 रिजल्टेंट चाहिए, तभी उसी के करस्पॉन्डिंग बनता चला जाएगा ना। V1 और I1 रिजल्टेंट चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में सर क्या करता हूं, एक कर्व यहाँ पे बनाइए ऐसे, देन ऐसे चलेगा। मैं बना रहा हूँ सर, अगर मान लो I1 थोड़ा सा लैग किया होगा तो I1 का कर्व यहाँ आएगा, देन उसके पैरेलल में ये जाएगा और तब इसको उठा के आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेन करंट जो है I0 और इनसे बन गया I1 ना, I0 और फिर बनेगा क्या I2 डैश, उनसे बन जाएगा आपका दूसरा। चलिए अब I2 डैश की बात कहां से आएगी, I2 डैश की बात कहां से आएगी सर, समझिए। अगर चूंकि रोटर में आप मशीन की रोटर की अगर बात करते हो सर, तो मशीन का रोटर में क्या होता है, इंडक्टिव नेचर ही होता है। सो अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसका नेचर लेके आइए I2 का, किसका, I2 का। ओके, और ये आपका फाइनल I2 बन गया, और I2 से आपका E2 जो R बन रहा है वो कैसे कैसे बन रहा है सर, देखिए E2R जो बन रहा है किससे, इससे और इससे बन रहा है। सो यहां पे मैं बात करूं तो I2 की अगर बात करूं तो I2 इंटू R2 दिस वोल्टेज प्लस दिस का रिएक्टेंस जोड़ के बराबर E2R बनेगा। सो यहां पे बात करूं, देखिएगा E2R कैसे बनेगा सर, पहले आपको उसके लिए करना पड़ेगा क्या सर, I2 इंटू R2 ये वोल्टेज हो गया इतने दूर का। ओके, अब इस पे परपेंडिकुलर जो होगा वो E2 के बराबर होगा। अब देखिए ये I2 R2 हो गया, अब इस पे परपेंडिकुलर कर दीजिए सर। ओके, तो ये क्या देगा सर, ये कौन सा एंगल देगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये देगा सर 90 डिग्री पे, और जो कि वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये वाला करंट, ये जो हो जाएगा आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा सर, S इंटू X2 है ना। यहाँ पे J के टर्म में होगा 90 डिग्री के टर्म में। ओके, J इंटू I2 इंटू X इंटू S2, ये वाला पैरामीटर हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके दे रहा है क्या, E2, यानी आप समझिए E2R या S इंटू E2 बराबर क्या दे रहा है सर, I2 R2 प्लस J I2 X2S, सॉरी। सो इस पैरामीटर को ये सेकेंडरी साइड रोटर पे दे रहा है, सेकेंडरी साइड रोटर पे दे रहा है, तो इसका भी फेजर बन गया। अब आपको आता है ये जो आपको पता है ट्रांसफार्मर में यही था, जो सेकेंडरी साइड का I2 जो करंट था, और मतलब वहां पे होता था I2 डैश, तो I2 डैश का काउंटर करने वाला कौन होता था, I1 डैश। सो प्राइमरी साइड में आपका क्या बनेगा, यहाँ पे I1 डैश ना बोल के यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, I2 डैश। I का जो विरोध करेगा वो क्या होगा, I2 डैश।
ओके, सो I2 डैश और I नॉट का रिजल्टेंट क्या होगा? I1। I2 डैश और I नॉट का रिजल्टेंट क्या होगा सर? I1। सो यहाँ पे इसको अलग कलर से कर देता हूँ, इसके और इसके रिजल्टेंट से। तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? इसको इसके साथ लेके चलिए और इसको इसके साथ, तो जिस पॉइंट पे बना वही आपका I1 प्राइमरी साइड का करंट होगा। वही क्या होगा सर? प्राइमरी साइड का करंट होगा। ग्रीन कलर ले लिया हूँ, तो चलिए ग्रीन कलर के साथ ही चलता हूँ। सो यही है इसका आपका I1। अब ये I1 के फेज में ही चलेगा कौन? यहां वाला E। आइए सर, I1 के फेज में चलेगा। अब देखिए, अब मामला क्लियर हो जाएगा सर आपका। ये देखिए V1 किसके बराबर है? E1 प्लस I1 R1 प्लस J इंटू I1 X1। ओके, तो यहाँ पे देखिए I1 मिलेगा तभी ना आप कुछ करोगे सर। तो I1 अब मिल गया, I1 अब मिला है, यानी इसका रिजल्टेंट से I1 मिला है, तो इसी के फेज में होगा कहां पे? I1। ये कलर इसका कर देता हूं चेंज, सारा कलर दे दिया, ये बाकी है। तो ये क्या हो गया सर? I1 R1। ओके, अब इस पे परपेंडिकुलर कौन होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, थोड़ा सा सही कर देता हूं ताकि ये थोड़ा टेढ़ा कर दूं, ये इसके साथ है। तो ये इस पे परपेंडिकुलर कौन बनेगा सर? ये है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर बना, तो ये वैल्यू कौन सी होगी? इसको मैं क्या बोलूंगा सर? I1 इंटू X1, है ना। रिएक्टेंस के साथ 90 डिग्री से चलता है क्योंकि J के साथ है, ये 90 डिग्री के साथ बनेगा। सो अब ये तीनों मिलके क्या देता है सर? देखिए था यहाँ पे, देखिए E1 प्लस I1 R1 प्लस J इंटू I1 X1 मिलके क्या देगा सर आपको? मिलके देगा ये प्लस ये सब वोल्टेज मिलके क्या देगा सर? आपको V1 दे देगा। क्या देगा सर? V1। तो इसके लिए एक कर्व कलर ले लेता हूं, ये रहा आपका V1। अरे यार, सीधा ही नहीं बन रहा आज लकीर। चलिए, ये आपका क्या है सर? V1। तो यही बोला था, V1 के साथ आज आपका V1 ऐसे नहीं बनेगा, V1 ऐसे करना, क्योंकि V1 E1 में आज डिफरेंस है। ओके ना। फेज एंगल अगर कोई आपसे पूछता है तो फेज एंगल सर आपको पता है, प्राइमरी साइड का सप्लाई वोल्टेज और प्राइमरी साइड का निकलने वाला करंट के बीच जो एंगल बनता है वही आपका फेज एंगल होता है। सो दिस इज योर फेज एंगल, प्राइमरी साइड फेज एंगल। ओके, और सेकेंडरी साइड, क्योंकि दोनों साइड अलग अलग इंडक्टेंस है ना, प्राइमरी साइड अलग इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी साइड रोटर का अलग इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप phi2। ओके, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस और इसका E2 से। सो इस तरीके से सर आप फेजर इसका ड्रॉ कर सकते हो। फेजर बिल्कुल क्लियर है और नीट एंड क्लीन है सर, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करिए। ये भी इंक्लूड है, ये सब पैरामीटर इंक्लूड है। दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर और फेजर ऑफ इंडक्शन मोड, ऑफ इंडक्शन मोड। ओके, सो इस तरीके से सर आप इसको भी देख लेंगे कि कैसे मैं बताया, और कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा ही सिंपल तरीका, और इसको आप अडॉप्ट करेंगे और इस तरीके से चीजों को लिख देंगे। अब कौन कौन क्या है सबके बारे में पूरा नोट डाउन जब भी वेक्टर करेंगे, लिखिए I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, या I5 क्या है, I0 क्या है, रिएक्टेंस क्या है, ये सारा चीजों को हमने पहले करा रखा है। आप देखिएगा रनिंग कंडीशन में रोटर पैरामीटर चेंज में ये सारा चीज कराया हुआ है। आप देखोगे ये सर्किट आपको दिखेगा, वहां ये नया नहीं है, ये ऑलरेडी हुआ है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फेजर वेक्टर सम। ओके, और याद रखना सर ये सब किस में लिख देना है, अगर कभी भी आपको ये पूछ दे इंडक्शन मशीन को जनरलाइज फॉर्म में ट्रांसफार्मर में लिखना है तो कैसे करेंगे ना। तो आई होप ये भी चीज़ जानकारी में आपकी हो गई। तो सर अपकमिंग वीडियो जो होगा इसके एप्लीकेशंस क्या है, पावर के कैसे लॉसेस होते हैं उनकी चर्चा हो जाएगी, और छोटा मोटा और भी एक आध टॉपिक है उसको करके इसको ख़त्म करते हैं, फिर अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।